हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर मैं बेटा एक बहुत ही प्यारी सी हमारी सीरीज़ विच इज़ एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज़ का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है सेल साइकिल इन सेल डिवीजन। इस चैप्टर से बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इतनी सारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारी आंखों से रह जाती है पढ़ रीड करते हुए। तो बस वही सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो सारे पॉइंट्स जिसके बाद आप ये पक्का कह सकते हो कि मेरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो गई है और जनरली आपको एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। आप में से जिसको भी नहीं पता है एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज के बारे में, बेटा जाओ, चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी है, 12th पूरा पढ़ा दिया है और 11th के भी हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। ये वाला जो चैप्टर है वो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है क्या, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। सेल साइकिल पे बेटा यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है और इसमें ABCD मेंशन करना है आपको। ठीक है, ये जो ABCD मेंशन करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ए है, क्योंकि M फेज के बाद आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका G1 फेज। उसके बाद G1 के बाद कौन सा फेज आता है, S फेज, और ये हो जाएगा C G2 फेज। एंड व्हाट इज D, D इज G0 फेज। ठीक है, G0 फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर लेता है। ठीक है, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, सेल काम कर रहा है, सेल जिंदा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है उस टाइम तक जब तक G0 में रहेगा। G1 फेज में क्या होगा, S फेज की प्रिपरेशन होगी। S फेज में क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, और साथ में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है इस फेज के अंदर, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक फेज। और G2 फेज क्योंकि सिंथेसिस के बाद होता है तो उसको पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, और G1 को प्री सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, याद रखना है। और M फेज क्या है, M फेज में एक्चुअल में आपको सेल डिवाइड करता हुआ दिखेगा, इसलिए M फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोला जाता है सेल डिवीजन का। अभी हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई सब क्लियर हो जाएंगी, टेंशन की बात नहीं है। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको डायग्राम पहचानना है, ये वाला और ये वाला, मैं इस पे बी लिख देता हूँ, ए और बी पहचानना है। तो ए देखकर अगर आप पहचान पाए कि ये एनाफेज है तो बहुत ही बढ़िया। सो इट इज एन एनाफेज। कैसे पता चला एनाफेज है, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट होकर, क्रोमोसोम की जगह मेरे को यहाँ पर बोलना चाहिए क्रोमैटिड जो है। ठीक है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, क्रोमैटिड जो है वो ऑपोजिट पोल पे जा रहे हैं, तो दिस इज एनाफेज। ये कौन सा है, बी। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बी कौन सा है। तो देखो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होना स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, और पूरी तरीके से क्रोमोसोम बने हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब इनका कंडेंसेशन हो तो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या आप पहचान पाए कि ये प्रोफेज 1 है। ठीक है, तो ये प्रोफेज 1 है। अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो बेटा बता दूं, इस चैप्टर का कंप्लीट डिटेल्ड, डिटेल्ड का मतलब बेटा डिटेल्ड, ठीक है, कि आपके लेवल की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आपको इस चैप्टर में क्रोमोसोम को काउंट कैसे करते हैं, क्रोमैटिड क्या होता है, किस फेज में कहाँ जा रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये सारी चीज़ें अगर आपको डाउट देती हैं, टेट्राड, बाइवेलेंट, ये नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, ये चैप्टर पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, पक्का आएंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वीडियो लेक्चर जरूर देख लो, एकदम डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, उससे बढ़िया वीडियो लेक्चर्स मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पे छान लेना, उससे बढ़िया वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट, एकदम शार्प कंटेंट आपके लिए बना रखा है वो। ठीक है, तो प्रोफेज 1 है, अगर आपको नहीं पता तो रिवाइज कर लो, अगर आपको पता था तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपको कह रहा है ये दोनों फेजेस बताने हैं। ठीक है, ए और बी लिख देता हूँ, ए और बी किस चीज का डायग्राम है। अब देखो ए, आप बोलोगे सर ये भी एनाफेज ही दिख रहा है, लेकिन आप चेक करो यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स हैं हर एक क्रोमोसोम पे, इसका मतलब ये एनाफेज, एनाफेज 1 है, दिस इज एनाफेज 1। और साथ में मेरे को कैसे पता चला है मियोसिस का है, सिर्फ एनाफेज क्यों नहीं लिखा है इसको, क्योंकि बेटा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे वेरिएशन आई हुई है क्रोमोसोम के अंदर, तो इसीलिए। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, बी, बी के अंदर है बेटा एनाफेज 2, एनाफेज 2। ठीक है, तो बी हो गया एनाफेज 2, ए हो गया एनाफेज 1, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन देखो जरा, अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, फिर एंड में मैचिंग भी कराऊंगा मैं आपको। उसके बाद कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट इज, सेल साइकिल कितनी ड्यूरेशन की होती है, तो 90 मिनट्स। एनसीईआरटी का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है। द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, एम फेज, तो वो कौन सा फेज होता है जिसमें एक्चुअल में सेल डिवाइड करता है, एम फेज। द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में कौन सा फेज आता है, तो उसको कहते हैं इंटरफेज, इंटरफेज, इसी को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज इसलिए बोला गया क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने में कोई न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है,
इसलिए रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब ये मत सोच लेना कि सेल के अंदर कोई भी टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही है। प्रिपरेशन होती है इस फेज में सेल डिवीजन की, मतलब मियोसिस की, ठीक है, या माइटोसिस की। उसके बाद कह रहा है द फेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो एम फेज और एस फेज के बीच में, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, माइटोसिस एम फेज है। कौन सा फेज आता है? तो जीवन। अगर आप गैस कर पाए जीवन फेज की बात हो रही है तो बहुत ही बढ़िया। आगे, द फेज ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और आरएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो ऐसा फेज जिसमें डीएनए सिंथेसिस आरएनए रेप्लिकेशन होता है तो एस फेज, अगर आप पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया। आगे, द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट्स जीवन फेज। जीवन फेज से एग्जिट ले लेगा सेल, मतलब सेल साइकिल से एग्जिट ले ली, एंड एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज जी नॉट, G0, या इसी का एक और नाम होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि जी नॉट फेज को एक और किस नाम से जाना जाता है। हिंट ये है कि क्यू से शुरू होता है वो नाम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन प्लांट माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन। प्लांट के अंदर बेटा हैप्लॉइड सेल में भी और डिप्लॉइड सेल में भी, दोनों के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, जबकि एनिमल में डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद डैश ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टू सेल। तो ड्यूरेशन, तो सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग होती है और सेल टू सेल भी अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन डैश ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो आपकी आंसर दिखती है 95%। ये स्टेटमेंट है कि अगर एक एनिमल सेल 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है, पूरे 24 घंटे ले रहा है पूरी सेल साइकिल को परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें एम फेज सिर्फ 1 घंटे का होगा, बाकी 23 घंटे वो सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है, मतलब 95% ऑफ द टाइम सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है। नेक्स्ट, द एम फेज स्टार्ट्स विद डैश corresponding to separation of daughter chromosome and only ends with the division of cytoplasm। देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो बी क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और पहला फेज कौन सा आएगा एम फेज में? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। आगे देखो, द इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरेशन विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ डैश एंड डैश। एनसीईआरटी की बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, याद रखना पड़ेगा कि इंटरफेस के अंदर सेल ग्रोथ भी होती है और साथ में डीएनए रेप्लिकेट भी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेटमेंट आएगी तो हो सकता है एनसीईआरटी में आपसे स्किप हो गई हो, बट मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दी आपको। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C दैट इंक्रीजेस टू डैश इन एस फेज। तो एस फेज में 4C हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं बेटा, 2N का 2N ही रहेगा सेल। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कैसे तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ रही है कैसे तो जाके लेक्चर देख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद इफ द सेल हैज डिप्लॉयड 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 आफ्टर एस फेज क्या रहेगा बेटा? 2N ही रहेगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डैश बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड डैश डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगी? न्यूक्लियस में होगी और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा साइटोप्लाज्म में, याद रखना है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट तो एस फेज में होता है, लेकिन वो ऑपोजिट पोल पे जाना शुरू करता है प्रोफेज में, ये भी बात याद रखना। उसके बाद सेल इन जी नॉट स्टेज रिमेन्स डैश बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। डिवाइड नहीं करता है सेल, लेकिन वो क्या है? इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि जी नॉट फेज में मर थोड़ी गया सेल, सिर्फ डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी लाइफ प्रोसेसेस तो सेल के अंदर हो रही है ना, जो चलती हैं, ठीक है। तो सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है जी नॉट फेज में। उसके बाद ट्रू फॉल्स है बेटा, इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। हाँ ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बता दिया आपको कि 24 में से 1 ही घंटा है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। ये भी बिल्कुल सच है कि सेल ग्रोथ, सेल का साइज तो हमेशा बढ़ेगा इंटरफेस के दौरान, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एस फेज के दौरान होगी, उसके इधर और उधर नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग प्रोफेज प्रोटीन एंड आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। गलत, प्रोफेज तो खुद माइटोसिस का पार्ट है, तो जो प्रोटीन बनेंगे इसके लिए वो पहले फेज में पड़ेंगे, मतलब G2 में बनेंगे, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ठीक है, ये गलत है, प्रोफेज में नहीं। नाउ माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं
एकदम बकवास। माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन हम कहते हैं किसको, रिडक्शनल डिवीजन हम कहते हैं मियोसिस को। नाउ सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल इन एनाफेज। सेंट्रियोल जो है वो एनाफेज में ऑपोजिट पोल पे जाते हैं, अभी बताया प्रोफेज में जाते हैं, तो 20th स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज, बिल्कुल सही है। देखो कंडेंसेशन का मतलब होता है क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना, ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना कंडेंसेशन कहलाएगा। ये कंडेंसेशन शुरू तो प्रोफेज में होती है, लेकिन ये फिनिश या खत्म कंप्लीट कहां पे होती है, मेटाफेज में। इसलिए आपके एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि क्रोमोसोम की सबसे अच्छी स्टडी करनी है तो सबसे थिकेस्ट क्रोमोसोम कब दिखेंगे, मेटाफेज में, क्योंकि वहां पे कंडेंसेशन खत्म हुई है। नाउ ईच क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट इन टीलोफेज, ये भी फॉल्स हो गया। टीलोफेज में थोड़ी इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट तो मेटाफेज पे होगा और ऑपोजिट पोल पे जाएंगे एनाफेज पे। टीलोफेज में तो रीअपेयर हो जाता है ना, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर, प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज में, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, तो ये मैं बता चुका हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, मैंने बताया है, ठीक है, पहले डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दिया था, स्किप हो गया, जाके देखो फिर आंसर करो, आप आंसर करोगे। उसके बाद कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन कहां स्टार्ट होता है ये भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी सुन लो, प्रोफेज। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस इज मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड, कौन सा फेज है जिसमें सबसे अच्छे से स्टडी होंगे क्रोमोसोम, तो 25वें का आंसर भी आप करोगे क्योंकि अभी बताया तुरंत, ठीक है। क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए कौन सा फेज सबसे बेस्ट है। उसके बाद द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, सेंट्रोमियर अलग हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम स्प्लिट होगा और सेंट्रोमियर अलग हो जाएंगे। तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि ये एनाफेज की बात हो रही है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद द स्टेज इन विच न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रीफॉर्म, फिर से बन गए, गायब होते हैं प्रोफेज में, फिर से बनते हैं कहां पर, टीलोफेज में, टीलोफेज, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ मिडल लैमेला, मिडल लैमेला किसका बना होता है, तो बेटा सेल प्लेट। ये क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस से कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें तो क्या बन जाती है बेटा, फरो बन जाती है, ठीक है, फरो बनेगी और दो सेल बन जाएंगे। प्लांट सेल में फरो नहीं बनती है, प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, बीच में एक सेल प्लेट आएगी जो कि सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करेगी और फिर पूरी की पूरी मिडल लेमेला और सेल वॉल बनाएगी, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जाके देख लो। उसके बाद वीडियो लेक्चर जो अपलोडेड है। नेक्स्ट कह रहा है द टाइप ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मल्टी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए बेटा हमेशा माइटोसिस यूज होती है, ठीक है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए माइटोसिस। नेक्स्ट, एट विच फेज ऑफ माइटोसिस, एट विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमैटिड मूव टू ऑपोजिट पोल, माइटोसिस के किस फेज पे सेंट्रोमेर स्प्लिट होके ऑपोजिट पोल पे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एनाफेज, एनाफेज, ठीक है। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिंसाइशियम, सिंसाइशियम का एग्जांपल बताओ, ठीक है, वेयर कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहली बात तो ये स्टेटमेंट इसलिए डाली गई ताकि आपको सिंसाइशियम का मतलब रिवाइज कराया जा सके। सिंसाइशियम उस सेल को कहते हैं जिसमें आपका कैरोकाइनेसिस तो हुआ, मतलब न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, इसका मतलब सेम साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल न्यूक्लिएटेड आ जाएंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को ही सिंसाइशियम कहते हैं। और आपको एक एग्जांपल देने को बोल रहा है सिंसाइशियम का, तो बहुत ही प्यारा सा हमारे पास एग्जांपल होता है बेटा, कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट का वाटर, एंडोस्पर्म होता है वो, ठीक है, कोकोनट वाटर, ठीक है। इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, आपको रिवाइज हो रहा होगा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, सिंसाइशियम का। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल आर सेम इन डैश डिवीजन, पेरेंट और प्रोजेनी सेल में कहाँ सेम होंगे बेटा, माइटोसिस में, सिंपल सा फंडा हो गया ये तो, माइटोसिस। उसके बाद क्रोमोसोम्स आर मूव टू द ऑपोजिट, आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर्स, नॉट ऑपोजिट, आई एम सॉरी, स्पिंडल इक्वेटर्स पे कहाँ पे आएंगे, तो बेटा क्या मेटाफेज पे आ जाएंगे, मेटाफेज, ठीक है। सेल के बीच में क्रोमोसोम कब आएंगे, तो मेटाफेज पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्या, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश ऑफ द क्रोमोसोम, ये तो बहुत आसान हो गया। दो सिस्टर क्रोमैटिड किससे चिपके हुए होते हैं, तो क्या बोलते हैं इसकी कमर को, सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का जो होता है उससे चिपके हुए होते हैं। ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट इन डैश डैश स्टेज, तो इक्वेटोरियल प्लेट से एनाफेज में, ठीक है, देख रहे हो कितनी बार एनाफेज,
एनाफेज एक ऐसा पॉइंट, ऐसा फेज है जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज होता है बेटा, ठीक है, याद रखना है, शॉर्टेस्ट फेज इज एनाफेज, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं उससे बहुत सारे। इनफैक्ट मियोसिस में भी एनाफेज 1 और एनाफेज 2 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डैश सेल ऑफ एनिमल, तो डिप्लॉइड, ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको कि डिप्लॉइड सेल ऑफ एनिमल्स में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है माइटोसिस। नेक्स्ट, माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते होंगे इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। नाउ इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट? मियोसिस के किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं? तो ये हो गया बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए एनाफेज 1, एनाफेज 1, ठीक है। लेकिन जो क्रोमैटिड हैं वो अपने सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। तो एनाफेज 1 के लिए स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप समझ पाए तो बहुत ही बढ़िया। नाउ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस अकर्स ड्यूरिंग, तो बेटा प्रोफेज 1 जाइगोटीन, तो मैं लिख सकता हूं जाइगोटीन, जाइगोटीन, और जाइगोटीन किसका फेज है? प्रोफेज 1 का, ठीक है। प्रोफेज 1 को 5 फेज में डिवाइड किया जाता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, LZPDD से रिवाइज कराया था मैंने, याद कराया था आपको लेक्चर में, तो वही है। नाउ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग साइनेप्सिस, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो साइनेप्सिस के दौरान बनता है, ठीक है, साइनेप्सिस के दौरान, तो उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, याद रखना है। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और इन एंजाइम को बोला जाता है रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज वो एंजाइम है जो कि चाहिए होते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अब देखो जरा होता क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आके चिपके, इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस किसको बोलेंगे? प्रोसेस को, ठीक है। ये दोनों आके आपस में चिपक गए और दो क्रोमोसोम आके चिपके, इसलिए स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइवेलेंट। और इन बाइवेलेंट स्ट्रक्चर में क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के दो दो क्रोमैटिड है, तो दोनों के मिला के 4 क्रोमैटिड हो गए, इसलिए स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? टेट्राड, ठीक है। टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि टोटल 4 क्रोमैटिड है। बाइवेलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। सेम स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट कह सकते हो, सेम स्ट्रक्चर को टेट्राड कह सकते हो। और क्यों बने ये दोनों? साइनेप्सिस की वजह से। साइनेप्सिस मतलब 2 क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपस में आके चिपक जाना, ठीक है। चिपकने के लिए बीच में जो प्रोटीन यूज हुए, इसको चिपकाया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है जिन्होंने दोनों क्रोमोसोम्स को चिपका के रखा है, दीज आर कॉल्ड एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। याद रखना है, डिफरेंस बता रहा हूं। साइनेप्सिस प्रोसेस का नाम है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो प्रोटीन का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसकी मदद से चिपके हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा यहां पर ये क्रोमोसोम्स साइड ऊपर की तरफ, मतलब जगह जगह से आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे फ्यूज होंगे बेटा, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। याद सुनना ध्यान से, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल वो पॉइंट है जहां पर क्रोमोसोम्स आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है। एक होता है चिपकना, एक होता है फ्यूज होना। चिपकना मतलब सिर्फ आके स्टिक करे, फ्यूज होना मतलब एकदम इंटरमिंगल हो गया इनका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो हो गया फ्यूजन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बस उस पोर्शन को कहेंगे जहां पे दो क्रोमोसोम आपस में आके चिपके, और इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे क्या होगा? एक क्रोमोसोम का पोर्शन टूट के दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे का टूट के पहले पे आ जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दोनों के क्रोमोसोम इधर उधर जाएंगे, इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब टूटना होगा तो पहले साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, मतलब पूरा प्रोटीन जिसने दोनों को चिपका के रखा था वो टूटेगा। लेकिन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो टूट गया, लेकिन एक्चुअल में जिस पॉइंट से क्रोमोसोम चिपके हुए थे वो पॉइंट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा? दो क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर तो चले जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से चिपके हुए थे, वहां पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं काइज़माटा। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? काइज़माटा। और ये काइज़माटा दिखेगा। फिर क्या होगा? फिर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या काइज़माटा भी डिसॉल्व हो जाएगा और दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो समझो, आके चिपके, फिर क्या हुआ? चिपके तो प्रोसेस को बोला साइनेप्सिस, जिस प्रोटीन के थ्रू चिपके उस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फ्यूज हो गए, जिस पॉइंट पे फ्यूज हुए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। फिर क्या हुआ? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर गए, लेकिन अभी भी उस पॉइंट पे क्या है? ये चिपके रह गए जिस पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था। वहां पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखा काइज़माटा, और सबसे एंड में काइज़माटा डिसॉल्व होगा
तब जाके क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम फाइनली किस वजह से अलग हो रहे हैं? क्या साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने की वजह से? नहीं, क्योंकि वो तो फिर काइजमाटा के थ्रू चिपके हुए थे। क्या काइजमाटा के डिसॉल्व होने की वजह से? यस, काइजमाटा डिसॉल्व होता है तब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो पाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या था क्वेश्चन 42, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स अकर इन। तो डिसोल्यूशन कहां होता है साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का? ये होता है बेटा डिप्लोटीन। ठीक है, अच्छा साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिप्लोटीन। ठीक है, नेक्स्ट एक्स शेप स्ट्रक्चर काइजमाटा अपीयर्स इन। एक्स शेप के स्ट्रक्चर जो काइजमाटा है वो भी कहां पे दिखते हैं बेटा? सेम डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में ही साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ और एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने लगा। तो इसका आंसर भी 43 का आंसर भी डिप्लोटीन ही रहेगा। नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा, काइजमाटा कब ब्रेक करेगा? तो लास्ट फेज में, जिसका नाम क्या होगा? डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कह रहा है विच स्टेज रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज इन मियोसिस वन। कौन सा फेज है प्रोफेज का जो कि मेटाफेज वन में ट्रांजिशन करने में हेल्प करेगा? तो डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो 44 का भी डाइकाइनेसिस, 45 का भी डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर, 46 क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डैश क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना मेरी तरफ से, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों? ये क्रोमैटिड ये दूसरा क्रोमैटिड, दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्या करते हैं? वो नॉन सिस्टर कौन होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो क्रोमैटिड। सिस्टर कौन होते हैं? सेम सेंट्रोमेयर से चिपके हुए दो क्रोमैटिड। इनके बीच में नहीं होता है क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच में हो रहा है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट बेटा आपका क्या है 47th आपको कह रहा है इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डैश स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। तो कौन सा स्टेज है? स्टार मार्क करना स्टेटमेंट को भी मेरी तरफ से, क्योंकि स्किप हो जाती है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन एक ऐसा स्टेज है बेटा जिसमें ह्यूमंस वगैरह के अंदर मंथ्स तक लास्ट कर सकता है। क्या ये फेज, डिप्लोटीन फेज, प्रोफेज वन। ठीक है, ये आप 12th क्लास में आप देखते हो कि जो oocyte है, ठीक है, फीमेल के अंदर भी जो oocyte है वो एक पॉज में गया हुआ होता है। वो डिप्लोटीन ही फेज है बेटा प्रोफेज वन की, जिसमें पॉज में गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ड्यूरिंग डैश स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। ठीक है, और जिसकी वजह से दो सेल बन जाएंगे। तो कौन सा फेज हो गया बेटा? टीलोफेज वन, टीलोफेज वन। और डायड कैसे पता चला टीलोफेज टू नहीं है? क्योंकि दो सेल्स का ग्रुप बन रहा है। तो दो सेल्स का ग्रुप तो मियोसिस वन के बाद बनता है ना, मियोसिस टू के बाद थोड़ी। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग डैश स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर्स। इसको भी स्टार मार्क करना। आपको जनरली डाउट होता है कि बाइवेलेंट तो सर कहाँ बनते हैं? जाइगोटीन में। लेकिन आपकी एनसीईआरटी लिखती है बनते तो जाइगोटीन में है बाइवेलेंट या टेट्राड, लेकिन वो क्लियरली अपीयर होते हैं कहाँ पे? वो क्लियरली अपीयर होते हैं आपके पैकेटीन में। क्रॉसिंग ओवर भी कहां पे होता है? पैकेटीन में। ठीक है, और डायड क्लियरली विजिबल। अगर पूछेगा बने कहां तो पैकेटीन मत कराना आंसर, बने कहां पे? जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल कहां है? पैकेटीन में। उसके बाद आपको बोल रहा है द स्टेज बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू इज कॉल्ड एज। अब मियोसिस वन और टू के बीच में एक फेज आता है बेटा जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, दो न्यूक्लियर डिवीजन के बीच का फेज। इंटरफेस से कंफ्यूज मत करना, दो एम फेज के बीच के फेज को कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, यहां पे मियोसिस में आता है सिर्फ इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस किसके बीच में आएगा? मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बेटा कुछ एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो जरा, जैसे कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां पे होता है? एस फेज में। उसके बाद क्विसेंट स्टेज किसको कहते हैं? जी नॉट को। इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, एम फेज और एस फेज के बीच का इंटरवल क्या कहलाता है? जी वन फेज। एंड सेकेंड गैप फेज किसको कहेंगे? जी टू को। सिंपल। तो होपफुली आपने ठीक कर लिया होगा। नीचे वाली मैचिंग कोशिश करो, फिर मैच करना मेरे साथ, ट्राई करो। नाउ ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ एम फेज, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज कितना होता है? 5%। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होता है? एस फेज में। ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज कितना होता है? अगर वो 5% है एम फेज तो ये 95%। और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करता है, किस फेज में? जी नॉट फेज में। तो होपफुली ये भी कर लिया होगा अपने ढंग से। ठीक है, अगला देखो इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है बेटा? दो एम फेज के बीच का फेज। तो इसी को रेस्टिंग फेज कहते हैं क्या? बिल्कुल। तो फोर्थ हो गया रेस्टिंग फेज। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा।
एनाफेज, एनाफेज पे क्रोमैटिड मूव टू ऑपोजिट पोल, सच लिखा है। मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सच बात है, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और सारे क्रोमोसोम सेंटर प्लेट पे आ जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, बहुत ही बड़े, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट टीलोफेज, टीलोफेज पे क्या होने वाला है बेटा, टीलोफेज के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गायब हो गए थे वो रिफॉर्म, वापस से चीजें आने लगती है ना, तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एट मेटाफेज प्लेट, ये लिखा है। एनाफेज, एनाफेज में क्या रहने वाला है, एनाफेज में रहेगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और प्रोफेज में क्या रह गया, प्रोफेज में रह गया सेंट्रियोल मूव टू ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहां हुआ था, एस फेज में, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे कहां जाता है, प्रोफेज में, बताया था, याद रखना, फिर से रिवाइज हो गया, ठीक है। अगला क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, पैकेटीन फेज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनेप्सिस, साइनेप्सिस कहां होता है बेटा, तो साइनेप्सिस होगा बेटा आपका जाइगोटीन में। उसके बाद काइजमाटा अपीयर्स, काइजमाटा कहां दिखेगा, तो डिप्लोटीन में। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहां डिवाइड करता है, एनाफेज 2 में, ठीक है। जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम कहां जाते हैं अलग अलग, एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट करता है, जस्ट लाइक माइटोसिस। टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा, काइजमाटा कब टूटेगा, लास्ट फेज में, विच इज डाइकाइनेसिस। अगर आपने ये ठीक करा तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। और ये अब देखो, अब हमको माइटोसिस और मियोसिस में इनमें से क्या क्या होता है वो बताना है, तो 1 और 2 लिखना है, बस सोचो। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब वेरिएशन, वेरिएशन किसकी वजह से आएगी, मियोसिस की वजह से। सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर, रीजनरेशन, ये सब माइटोसिस के काम होते हैं। जीन वेरिएबिलिटी, तो फिर से वेरिएशन वाली बात हो रही है, तो 2। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, ओल्ड सेल्स मतलब वही रिपेयर वाली बात हो गई, तो रिपेयर मतलब माइटोसिस, तो 1। उसके बाद ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, तो ग्रोथ और रिपेयर तो पता ही आपको ऑलरेडी 1। नाउ कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको बोलेगा एक क्रोमोसोम, आपको एक सेल से दूसरा सेल जब डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रखने, इक्वेशनल डिवीजन कौन करता है, तो माइटोसिस। लेकिन अगर बोल रहा है एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर सेम रखने में कौन मदद कर रहा है, मतलब मेरी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम है, मेरे फादर और मेरी मदर की बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम है, तो कैसे हमारी हर एक जनरेशन में आगे क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहे, तो सोचने की कोशिश करो। फादर की बॉडी में भी 46, मदर की बॉडी में भी 46, क्योंकि बेटा यहां पर गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है, और मियोस गैमिट के अंदर सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, और ये फ्यूज होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद फिर जो जाइगोट बना, मेरी बॉडी का पहला सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम आए। तो स्पीशीज के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम कंजर्व कौन रखता है, सेम कौन सी डिवीजन है जो रखने में मदद कर रही है, वो है मियोसिस। तो इसका आंसर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर मियोसिस रहेगा, ठीक है। मियोसिस है बेटा जो स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंजर्व रखती है, ठीक है, बढ़ने नहीं देती है। वरना सोचो अगर मियोसिस नहीं होती तो 23 कभी बनते नहीं, 46 और 46 प्लस होकर 92 क्रोमोसोम होने चाहिए अगली जनरेशन में, और उसकी अगली जनरेशन में 92 प्लस 92 ओके डबल हो जाने चाहिए, फिर अगली जनरेशन में और डबल। ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों क्रोमोसोम नंबर सेम रह पा रहे हैं, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन हुई, तो रिडक्शनल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेरी बात समझ में आ गई। इसी के साथ बेटा हमने इस पूरे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो आपको रिवाइज कराने वाली थी, जिसके बाद आपको अब कॉन्फिडेंट फील करना है, अगर आप यही वाले क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर पाए अच्छे से, तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं कटेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जैसे कि आपसे ये पूछ लेगा कि प्लॉइडी बताओ एनाफेज 2 पे सेल की, या डीएनए का कंटेंट एस फेज के बाद दे देगा, बोलेगा गैमीट में बताओ कितना होगा। या फिर रेशो पूछ लेता है कि एक सोमैटिक सेल है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन के बाद का डीएनए कंटेंट को कंपेयर करो उसी के गैमीट सेल से, तो रेशो बताओ। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने लेक्चर के दौरान वो ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ये एनसीईआरटी की लाइन के क्वेश्चंस में जो इस सीरीज का मोटिव है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी लेक्चर देखने के लिए बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपको बिल्कुल लेक्चर को शेयर करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नीचे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर मुझे चाहिए, आपसे आंसर करो, ठीक है। और रिव्यू भी दो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर देना। अगली क्लास तक पढ़ते रहो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।